कोई नोटिस नहीं आया। मैं तो क्या जितना मर्जी जुल्म कर लो, असा माओगुआ नहीं ये बनना। इमरान खान साहब किस साइड पे इस पाकिस्तान को ले गए हैं और ये 1971 को अपने साथ मंसूब कर रहे हैं। इमरान खान साहब फिर स्टेट के साथ लड़ना चाहते हैं और वो कोई कंप्रोमाइज़ करने के लिए तैयार नहीं। और 26 साल में पहली मरतबा 28 मई की छुट्टी हुई पाकिस्तान में। जनरल बाजवा साहब ने मेरे साथ खुद ये कहा कि मेरे लिए जो सबसे मुश्किल वक्त था उन 6 सालों में मलक रियाज को रजिस्ट करना था। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं न्यूट्रल बाय जावेद चौधरी। मैं हूं इमरान अली और मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं जावेद चौधरी साहब। आज हम 3 अहम इश्यूज़ पर बात करेंगे। सबसे पहला इशू है जो नैब की टीम ने बहरिया टाउन पर छापा मारा। उसके बाद जो दूसरा सबसे अहम इशू है, चेयरमैन PTI ने जो इमरान खान के ट्विटर अकाउंट से ट्वीट्स हुई थी उनसे वो मुकर गए हैं। और आज 4 अहम केसेस की समाअत है, उनमें से एक केस का फैसला सुनाया जाएगा। तो सर सबसे पहले बताइएगा कि नैब की टीम ने बहरिया टाउन पर छापा क्यों मारा? अब देखें, छापे 2 पड़े हैं आज। एक रावलपिंडी में मलक रियाज साहब का दफ्तर है, उसका छापा पड़ा है। दूसरा जो उनका बहरिया इंकलेव है उसके ऑफिस पे छापा पड़ा है। और मलिक साहब ने मुझे एक ऑडियो भिजवाई है जो हम ज़ाहिर है अगले हिस्से में सुनाएंगे भी, जिसमें मलक रियाज साहब का मौक़िफ़ है और मेरा ख्याल है वाहिद ऑडियो है। उससे पहले भी एक ऑडियो जो थी वो वाहिद ही थी, वो सब लोगों ने शेयर की लेकिन किसी ने हमें क्रेडिट नहीं दिया। लेकिन कोई क्या फ़र्क पड़ता है जी उससे। अब ये जो दूसरा मैसेज है वो भी हम सुनाएंगे। तो मलक रियाज साहब का चैप्टर जो है ना बाद में खोलते हैं। मेरा ख्याल सबसे पहले इमरान खान साहब के इशू की तरफ आते हैं कि इमरान खान साहब ने अभी से 72 घंटे, बल्कि 72 से भी ज़्यादा हो गए, आप ये समझें 80 घंटे पहले एक ट्वीट की थी उन्होंने। और उनके अपने ऑफिशियल पेज से, जो इमरान खान साहब का अपना ऑफिशियल पेज है, उससे वो ट्वीट हुई थी जिसके अंदर एक छोटी सी वीडियो भी थी। और उस वीडियो में उन्होंने ये साबित करने की कोशिश की थी कि शेख मुजीबुर रहमान साहब जो थे 1971 में बिल्कुल दुरुस्त थे और जनरल याहिया खान साहब ने ज़्यादती की, बल्कि अफवाज पाकिस्तान ने उनके साथ ज़्यादती की और उसकी वजह से मशरक़ी पाकिस्तान अलग हो गया और बांग्लादेश बन गया। और पूरी वो वीडियो के साथ उनका एक मैसेज भी है जो बार बार उन्होंने रिपीट किया। उर्दू में भी उन्होंने ये रिलीज़ किया और उसे इंग्लिश में भी उन्होंने रिलीज़ किया। और उसके बाद पाकिस्तान के अंदर बड़ा कोहराम बरपा हुआ। लोगों ने उसके ऊपर बड़ा माइंड किया, इस्टेब्लिशमेंट ने तो किया ही, लेकिन जो आम आदमी है उसको भी बड़ी तकलीफ़ हुई कि इमरान खान साहब किस साइड पे इस पाकिस्तान को ले गए हैं और ये 1971 को अपने साथ मंसूब कर रहे हैं। ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं शेख मुजीबुर रहमान हूँ और मैं पाकिस्तान के साथ वही करूंगा जो शेख मुजीबुर रहमान साहब ने किया था। तो उन्होंने क्योंकि टिल्ट किया इसको, तो लोगों ने बड़ा माइंड किया, एस्टेब्लिशमेंट ने बहुत माइंड किया। और ये एक इन्फॉर्मेशन है कि जो सियासी जमातें हैं, जो गवर्नमेंट के अंदर सियासी जमातें हैं, उन सब ने ये फैसला किया कि इमरान खान साहब का बाकायदा इनके खिलाफ एक केस दर्ज किया जाए और इनके खिलाफ इस बार गद्दारी का केस बनाया जाए कि ये मुल्क तोड़ना चाहते हैं और गद्दारों की हमायत कर रहे हैं और लिहाजा ये गद्दार है। तो उसके बाद फिर गौहर खान साहब का कल एक मैसेज आ गया, ऐसे एक छोटा सा इंटरव्यू जो ज़ाहिर उन्होंने खुद रिकॉर्ड करवाया और उसके बाद उसे रिलीज़ कर दिया गया। और उस इंटरव्यू में गौहर खान साहब जो चेयरमैन, उनका ये कहना था कि इमरान खान साहब जो हैं वो जेल के अंदर हैं, उनका एक्सेस नहीं किसी के साथ, और वो जो नैरेटिव बयान किया जा रहा है उनके नाम पे, वो उसमें उनकी मर्ज़ी शामिल नहीं है। और मैं उसकी तरदीद करता हूँ और हम ये समझते हैं कि ऐसी बात नहीं है। फिर वो साथ 1971 का हवाला देते रहे, लेकिन वो ऐसे मट्टी डालने की कोशिश है जिसके ऊपर कोई यकीन करने के लिए तैयार नहीं। अब यहाँ पे एक सवाल ये है कि अब 2 नैरेटिव है। गौहर खान का नैरेटिव है जो चेयरमैन है इस वक्त पार्टी के और पूरी पार्टी को हेड कर रहे हैं। अब अगर पार्टी के ख़िलाफ़ कोई डिफेक्शन क्लास इम्प्लीमेंट होती है तो वो गौहर खान साहब के दस्तखतों से या गौहर खान साहब के एतराज़ पे होगी। तो एक तो पार्टी को हेड कर रहे हैं, एक उनका मौक़िफ़ है। दूसरा इमरान खान साहब जो बानी चेयरमैन इस पार्टी के और जिन्होंने इस पार्टी की बुनियाद रखी, तो जो असल पार्टी हैं वो अगर इमरान खान नहीं है तो पार्टी नहीं है। उनका मौक़िफ़ मुख्तलिफ है कि उन्होंने 90 मिनट या 80 मिनट पहले एक वीडियो उन्होंने अपलोड की और एक मैसेज भी अपलोड किया, और अब जब हम ये प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहे हैं उस वक्त तक वो वहाँ पे मौजूद है। और गौहर खान साहब के मौक़िफ़ को आए हुए इस वक्त 8 घंटे हो चुके हैं, लेकिन 8 घंटे गुजरने के बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने या इमरान खान साहब ने अपने जो ऑफिशियल अकाउंट है उसमें से वो ट्वीट डिलीट नहीं की, तो ना ही उन्होंने वीडियो डिलीट किए। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक मौक़िफ़ इमरान खान साहब का है, इमरान खान साहब उसके ऊपर डटे हुए हैं, और दूसरा मौक़िफ़ गौहर खान साहब का है जो उससे बिल्कुल मुख्तलिफ है और ये भी डटे हुए हैं। जो इसका मतलब ये हुआ कि पार्टी अब 2 हिस्सों में डिवाइड होगी, एक बानी चेयरमैन की पार्टी है, दूसरी मौजूदा चेयरमैन की पार्टी है। फिर यहाँ पे एक और बड़ी दिलचस्प बात है, वो ये कि पिछले आप ये समझे 4 दिनों से जो आखिरी मुलाकात इमरान खान साहब के साथ हुई थी वो अली अमीन गंडापुर साहब की हुई थी और वो भी हफ्ते की रात को हुई थी। तो हफ्ता गुजर गया, एतवार
फिर सोमवार, फिर मंगल, अब बुध की सुबह आ गई है। तो आप ये समझें ऑलमोस्ट 3.5 दिन गुजर चुके हैं। इन 3.5 दिनों में इमरान खान साहब से किसी की मुलाकात नहीं हुई। ठीक। अब अगर किसी की मुलाकात नहीं हुई तो फिर ये रिजेक्शन कैसे आ गई, फिर ये डिनाइल कैसे आ गया इमरान खान साहब की तरफ से। तो ये समझ नहीं आ रही कि या तो इमरान खान साहब का कोई राब्ता है गौहर खान साहब के साथ कि घर बैठे हुए भी इमरान खान साहब का मैसेज उनको डिलीवर हो जाता है और फिर उसके बाद उन्होंने उसे रिजेक्ट करार दे दिया, या उन्होंने ये डिक्लेयर कर दिया कि इमरान खान साहब की कॉन्सेंट उसके अंदर शामिल नहीं थे, या फिर ये गौहर खान साहब ने अपने तौर पे इनिशिएटिव लिया है और इमरान खान साहब को उन्होंने इस पिक्चर में शामिल नहीं रखा। अब इन दोनों में से कोई एक ही चीज़ ठीक हो सकती है, दोनों चीज़ें तो ठीक नहीं हो सकती। गौहर खान साहब की बात को दुरुस्त मान लिया जाए तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि फिर कौन ट्वीट कर रहा है इमरान खान के? देखिए, इमरान खान साहब का जो ऑफिशियल हैंडलर हैं वो पाकिस्तान के अंदर नहीं बैठे हुए, बाहर से हैं, और उनकी जो ट्वीट्स है और जो उनके ऑफिशियल पेजेस है वो सारे मुल्क के बाहर से ऑपरेट हो रहे हैं, पाकिस्तान के अंदर से ऑपरेट नहीं हो रहे। अब वहाँ पे कौन लोग हैं जो इसको ऑपरेट कर रहे हैं, क्या वो इमरान खान साहब के कंट्रोल में है या वो इनके कंट्रोल से बाहर हैं? अब अगर वो इनके कंट्रोल में है तो एक ख़तरनाक सूरत हाल बनती है कि इमरान खान साहब फिर स्टेट के साथ लड़ना चाहते हैं और वो कोई कंप्रोमाइज़ करने के लिए तैयार नहीं। और अगर इमरान खान साहब के कंट्रोल में वो लोग नहीं है तो उससे ज़्यादा ख़तरनाक है कि इतनी बड़ी पार्टी है, उसका सरबराह है, उसका ट्विटर अकाउंट है जिसके अंदर मिलियंस के हिसाब से उनके जो फॉलोअर्स हैं वो हैं, और उनके बयानिया को फिर पूरी दुनिया में तस्लीम किया जाता है, वो किसी और के हाथ में है। और वो अगर फ़र्ज़ करें कि वो कोई और है और वो कल इसराइल जिंदाबाद का नारा लगाता है वहाँ पे, या ये कह देता है जी कि मैं इमरान खान इसराइल की हमायत में हूँ, मैं ये कहता हूँ कि इसराइली जो गज़ा में कर रहे हैं वो सब कुछ दुरुस्त कर रहे हैं, और इमरान खान साहब के नाम से ये ट्वीट चल जाती है, तो आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि उसके जो नताइज होंगे वो क्या होंगे। या नाउज़बिल्लाह वो कोई इस्लाम के ख़िलाफ़ वहाँ पे बात कर देते हैं, या इमरान खान साहब के बिहाफ पे एक एतराफ़ी बयान कर देते हैं कि जी मैंने तो इद्दत में निकाह किया था बुशा बीवी से, अलग करना जो करना है, या साइफ़र का जो केस मैंने किया और जो मेरे ऊपर इल्ज़ाम है मैं उसको दुरुस्त समझता हूँ। या फिर ये है कि जो तोशा खाना था उसके अंदर से मैंने तोहफ़ लिए, मैंने बेच दिए, और बेचे भी मैंने कुछ $20 मिलियन में। अब अगर वो कह देते हैं तो फिर कहाँ स्टैंड करेंगे इमरान खान साहब? तो ये उससे ज़्यादा सीरियस है, दोनों चीज़ें बड़ी सीरियस हैं। और अगर इमरान खान साहब ये मौक़िफ़ अपना रिवर्स नहीं करते, वो गौहर खान साहब के मौक़िफ़ से इत्तफ़ाक़ नहीं करते, तो बहुत खौफनाक सूरत हाल हो गई है। अब इमरान खान साहब के ऊपर जो नया केस बनेगा वो ज़्यादा खौफनाक होगा और इमरान खान साहब को उसके नताइज भुगतना पड़ेंगे। और दूसरी तरफ अगर वो गौहर खान साहब के मौक़िफ़ को तस्लीम कर लेते हैं तो फिर ज़ाहिर चीज़ें साफ़न हो जाएंगी, थोड़ी सी बेहतर हो जाएंगी, और हो सकता है फिर इमरान खान साहब के साथ कोई डायलॉग भी स्टार्ट हो जाए, और ये डायलॉग अली अमीन गंडापुर साहब के ज़रिए हो। लेकिन यहाँ पे एक और जो बड़ी दिलचस्प किस्म की सूरत हाल है जिसका जिक्र करना बहुत ज़रूरी है कि जब इमरान खान साहब ने ट्वीट की थी तो उस वक्त पार्टी पिक्चर में नहीं थी। जब गौहर खान साहब ने उसकी रिजेक्शन में एक वीडियो बनवाई तो पार्टी उस वक्त भी पिक्चर में थी। किसी बंदे को कोई पता नहीं था कि ये क्या हो रहा है और इमरान खान साहब ये क्यों कर रहे हैं और गौहर खान साहब क्यों कर रहे हैं। तो ये भी पार्टी के अंदर बहुत खौफनाक सा बहरान है, लोगों को अंदाज़ा ही नहीं है कि ये हो क्या रहा है और इसके नतीजे क्या निकले। इशू पे जाने से पहले पार्टी के एक और सर मैं आपसे मौक़िफ़ लेना चाहूँगा कि 28 मई की मुनासबत से पीटीआई ने कोई केक नहीं काटा। उसको मेरा ख्याल है कि देखें 1971 की जब मिसालें दे रहे हैं और गौहर खान साहब ये कह रहे हैं कि जी वो हम तो उसको नहीं मानते और वो गलत है, तो मेरा ख्याल है आज कल 28 मई था और पाकिस्तान न्यूक्लियर पावर बना था और इमरान खान साहब भी उसका प्राइड लेते थे, बल्कि पाकिस्तान का हर शख्स 24 करोड़ लोगों में से किसी भी शख्स को कहेंगे तो वो कहेगा जी पाकिस्तान ने कमाल कर दिया। तो उस पर अगर पार्टी फ़ौज के साथ लड़ना नहीं चाहती या 1971 या मुजीबुर रहमान का जो नैरेटिव है वो उनका अपना नैरेटिव नहीं है, तो फिर मेरा ख्याल उन्हें कम से कम कोई एक केक कटिंग सेरेमनी कर लेनी चाहिए थी, या उन्हें एक छोटा सा फंक्शन करना चाहिए था जिसमें पाकिस्तान के प्राइड की बात की जाती, पाकिस्तान में उन तमाम लोगों को अप्रिशिएट किया जाता जिन्होंने न्यूक्लियर पावर बनाने में बहुत अहम किरदार अदा किया था। तो पार्टी ज़ाहिर साइड पर है, तो इसका मतलब ये हुआ कि पार्टी पाकिस्तान की किसी अचीवमेंट को जिसके अंदर मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट इन्वॉल्व है उसे तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है, बल्कि ताने देने के लिए हर वक्त तैयार रहती है, जैसे कश्मीर के बारे में कह दिया उन्होंने। बल्कि पार्टी का नैरेटिव था फिर अली अमीन गंडापुर साहब का भी था कि एक दिन के अंदर देखें इनके साथ क्या हुआ और इनका ये रेडियाँ रगड़ने पे मजबूर हो गए, माफ़िया मांगने पे तैयार हो गए, और जब हम खैबर पख्तूनख्वा से निकलेंगे तो क्या बनेगा इन सब का। तो वो दूसरा नैरेटिव, एक दूसरा बयानिया दे रहे हैं। तो मेरा ख्याल है ओन नहीं कर रहे इमरान खान साहब जो गवर्नमेंट की है या स्टेट की जो पॉलिसी है उसको। यहाँ पे एक और बड़ी दिलचस्प बात है कि आपको पता है कि कल 28 मई को छुट्टी क्यों की गई, और 26 साल में पहली मरतबा 28 मई की छुट्टी हुई पाकिस्तान में। उसकी बुनियादी वजह ये थी कि एक तो 28 मई का इंसिडेंट था, दूसरा मियां नवाज शरीफ साहब की सदारत का फ़ैसला था। देखें पार्टी कितनी चालाक है
कि उसकी कोशिश थी कि जो 28 मई का दिन है वो सारे का सारा दिन हमारा हो, सिर्फ हमारी खबर चले टेलीविज़न के ऊपर। अब अगर छुट्टी ना होती तो फिर साइफर केस का फ़ैसला हो सकता था, फिर इद्दत में जो निकाह का फ़ैसला महफूज है वो रिलीज़ हो जाना था, तो बहुत सारी खबरें आ जानी थी। इमरान खान साहब का मौक़िफ़ आ जाना था, ये शेख मुजीबुर रहमान वाला इशू बन जाना था, गौहर खान साहब की जो एतराफ़ी बयान है या रिजेक्शन है उसने खबर बन जाना था। तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग ने चालाकी करके 28 मई को छुट्टी करवा के सिर्फ़ और सिर्फ कैमरों का फोकस अपने ऊपर रखा। तो अब इनकी चालाकी देखें, सारा दिन सिर्फ मियां नवाज शरीफ की खबर चलती रही, तो उन्होंने किसी और ख़बर को एंटर ही नहीं होने दिया। तो इसको कहते हैं मीडिया स्ट्रेटजी। और मैं दाद देता हूँ कि जिन लोगों ने ये प्लान किया था कि कोई और ख़बर उन्होंने आने ही नहीं दी सारा दिन। तो मियां नवाज शरीफ साहब आ रहे हैं, मियां नवाज शरीफ जा रहे हैं, पार्टी का इजलास शुरू हो रहा है, इतने लोगों ने कागजात जो नामजदगी है वो कबूल कर लिए, इतने लोग फिर बैठ गए, फिर ये हो गया, फिर मियां शहबाज शरीफ साहब ने तकरीर कर दी, फिर मियां नवाज शरीफ साहब ने तकरीर कर दी, फिर मरियम नवाज साहबा ने मुस्कुरा के देखा। सारा दिन जो था मियां नवाज शरीफ की खबरें चलती रही। तो इमरान खान साहब को इससे सबक सीखना चाहिए। सर एक और एक्सक्लूसिव ऑडियो है मलक रियाज साहब की, वो हम प्रोग्राम के आखिर में सुनाएंगे। सर मेरी बैरियर टाउन में छापे के बाद जो बैरियर टाउन के स्टाफ से बात हुई तो उन्होंने कहा कि हमारे पास जो है ना वो जो प्लॉट बेचे जाते हैं और ख़रीदे जाते हैं उनकी फाइल्स वगैरह नहीं है, जो ट्रस्ट वगैरह है उसकी नहीं है। तो फिर सर नैब की टीम वहाँ क्या करने? मेरा ख्याल है शायद जो मलक रियाज साहब ने जो एक नैरेटिव ले लिया और अननेसेसरली, मैं फिर ये कहता हूँ कि अननेसेसरली उन्होंने प्रॉब्लम पैदा किया है। लेकिन मलिक साहब को मैं जानता हूँ, जब वो डिसीजन कर लेते हैं तो फिर वो डिसीजन कर लेते हैं, वो पीछे नहीं हटते। और उनकी तारीख है कि उन्होंने सबको फैसिलिटेट किया, हर चीज़ को से वो वाकफ़ हैं। पाकिस्तान के जो उतार चढ़ाव हैं, गवर्नमेंट्स बन रही हैं, गवर्नमेंट्स जा रही हैं, फिर गवर्नमेंट्स बन रही हैं, फिर गवर्नमेंट्स जा रही हैं। बल्कि जो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की जो पहली गवर्नमेंट थी उसमें भी ये आसिफ अली जरदारी साहब के साथ गए थे, और जो असलम बेग साहब, जनरल असलम बेग साहब के साथ जो मुलाकात हुई तो उसमें ये इन्वॉल्व थे मलिक साहब, बल्कि दूसरे कमरे में बैठे हुए थे। और मोहतरमा को डिनर दिया था असलम बेग साहब ने, तो उसमें मलिक साहब इन्वॉल्व थे। उससे आप अंदाज़ा लगाएं कि कहाँ से मलिक रियाज साहब सियासत के अंदर इनकी एंट्री है और किस किस चीज़ से वो वाकिफ़ हैं। तो आज तक मलिक साहब ने हर सियासतदान को, हर गवर्नमेंट को फैसिलिटेट किया है, सबके साथ चले हैं, लेकिन आज तक ये किसी के ख़िलाफ़ वादा माफ़ गवाह नहीं बने। इन्होंने किसी के ख़िलाफ़ गवाही नहीं दी। बल्कि बड़ा मज़ेदार वाक़या है कि ये जो जनरल खालिद मकबूल साहब थे, जिन्होंने नैब के दूसरे चेयरमैन थे और यूनिफॉर्म्ड चेयरमैन थे, तो उन्होंने मलिक रियाज साहब से रब्ता करके कहा था कि आप नहीद खान के ख़िलाफ़ गवाही दे दें तो हम आपको बहुत ज़्यादा आपकी मदद करने के लिए तैयार हैं। नहीद खान साहिबा ने मेरा ख्याल है रावलपिंडी में जो हाई कोर्ट थी उसके किसी जज के ऊपर स्याही फेंक दी थी, तो सिटिंग जज थे, तो उसके बाद वो केस बन गया था और फिर ज़ाहिर स्टेट कोशिश कर रही थी कि उनके ख़िलाफ़ को बड़ी कार्रवाई की जा सके। उस वक्त भी मलिक रियाज साहब से कहा तो मलिक रियाज साहब ने कहा मैं तो उनको जानता ही नहीं, मैं तो कभी उनसे मिला ही नहीं, जबकि मलिक साहब मिले भी थे और जानते भी थे। और नहीद खान ने उनको चाबी भी बोल दी थी मलिक साहब को। बल्कि यहाँ पे एक डिप्टी कमिश्नर होता है जावेद इकबाल, तो नहीद खान साहिबा ने जावेद इकबाल को यहाँ अपॉइंट करवा के उसे कहा था कि बिजली के इनको कलेक्शन ना लेने दें मलिक साहब को और फिर इनको रगड़ा लगाएं, और उसने बहुत रगड़ा लगाया था डिप्टी कमिश्नर ने उस वक्त नहीद खान के कहने पे। लेकिन इसके बावजूद जब मलिक साहब से कहा गया था तो उन्होंने इनकार कर दिया। बाद में जनरल खालिद मकबूल साहब के साथ इनके बड़े ज़बरदस्त ताल्लुकात रहे और आज भी बड़े ज़बरदस्त ताल्लुकात हैं उनके। तो मलिक साहब जो है ना किसी के खिलाफ वादा माफ़ गवाह बनने के लिए तैयार नहीं होते। यहाँ पर उनका क्लेम ये है कि मुझे वादा माफ़ गवाह बनाया जा रहा है और 190 मिलियन पाउंड में मुझे कहा जा रहा है कि आप जी इमरान खान के खिलाफ गवाही दे दें और बुश बीबी के खिलाफ गवाही दे दें तो आपके सारे केसेस ख़त्म हो जाएंगे। तो मैं इस काम के लिए तैयार नहीं हूँ। वो उनका ख्याल है कि अगर मैंने ये काम कर दिया तो मेरे तो बच्चे भी बाहर नहीं निकल सकेंगे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ऐसी ट्रोलिंग करेगी तो मैं किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहूँगा। दूसरा उनका ख्याल ये है, कहना ये है कि उम्र मेरी बहुत ज़्यादा होगी, इस उम्र में भी मैं अगर मैं कोई कंप्रोमाइज़ करता हूँ तो मेरे लिए वो एक्सेप्टेबल नहीं है, फिर मैं शायद ज़्यादा अर्सा ज़िंदा ना रह सकूँ उस कंप्रोमाइज़ के साथ। तो बाकी सारी चीज़ें ठीक हैं, लेकिन वादा माफ़ गवाह बनने के लिए सर ये आपकी बात बिल्कुल वैलिड है कि वो किसी के खिलाफ वादा माफ़ गवाह नहीं बने, लेकिन सर उनको डील करने का माहिर कहा जाता है। इस बार डील क्यों नहीं हो रही उनकी एस्टैब्लिशमेंट? मेरा ख्याल है जो जनरल आसिम मनीर साहब हैं वो एक्सेस नहीं दे रहे उनको, और अगर जनरल आसिम मनीर के साथ इनकी मुलाकात हो जाए, रब्ता हो जाए तो फिर वो मनवा लेंगे। ये इनका कमाल है कि वो मनवा लेते हैं। और इससे पहले जनरल बाजवा साहब ने भी ये किया। जनरल बाजवा साहब 6 साल रजिस्ट करते रहे कि मैं मलिक रियाज साहब से नहीं मिलूँगा, बल्कि बड़े लोग, उनके एक दोस्त हैं रब नवाज़
जो मलिक साहब के भी बड़े करीब थे और जनरल बाजवा साहब के बड़े करीब थे, और उन्होंने बड़ा ज़ोर लगाया। फिर मेजर आमिर साहब गए जनरल बाजवा साहब के बाद, जनरल बाजवा उनका बड़ा एहतराम करते हैं। उन्होंने बड़ा कहा कि आप 5 मिनट मिल तो लें, उनका मौक़िफ़ तो सुने, लेकिन जनरल बाजवा साहब नहीं मिले। और जनरल बाजवा साहब ने मेरे साथ खुद ये कहा कि मेरे लिए जो सबसे मुश्किल वक्त था उन 6 सालों में मलिक रियाज़ को रजिस्ट करना था, और मैं 6 साल मैंने गुजार लिए लेकिन मलिक रियाज़ से मुलाकात नहीं की। तो जनरल असम मुनीर साहब जो है ना, वो भी ज़ाहिर मुलाकात नहीं कर रहे। मेरा ख्याल है अगर मुलाकात हो जाए तो मलिक साहब के अंदर एक जादू है कि वो कन्विंस कर लेते, कन्विंसिंग पावर उनके अंदर बहुत है। और ज़ाहिर है अब एक्सेस नहीं है तो फिर उसका यही नतीजा निकलना है। तो अब मलिक रियाज़ साहब ने वो एक और ऑडियो भेजी है जिसमें उनका मौक़िफ़ है। एक तो उनका ट्वीट आया जो आपने देख लिया होगा। अब वो ट्वीट जो है उसके अंदर उन्होंने कहा जी मैं वादा माफ़ गवाह नहीं बनूंगा, मैं तस्लीम नहीं करूँगा, जो करना है, जो जुल्म करना है कर लें, और वो बड़ी वायरल है। फिर उनका जो एक मैसेज मेरे नाम है वो मैं अब आपको दे देता हूँ। शुरू में हमने थोड़ा सा चलाया भी है, लेकिन अब उनको पूरा हम आखिर में प्ले करेंगे। तो वो उनका ताज़ा तरीन मौक़िफ़ है जो उसमें, जिसमें वो सब कुछ कह रहे हैं। तो मेरा ख्याल है उनका मौक़िफ़ भी जाना चाहिए। जब सारे टेलीविज़न चैनल्स पे ये खबर चल रही है तो उनका मौक़िफ़ देने में भी कोई हर्ज नहीं है। तो अब 2 जगहों पे उनके छापे पड़े। रावलपिंडी के अंदर 6 घंटे 9 घंटे बल्कि नैब की टीम है, फिर उनके साथ पुलिस है, फिर एलीट फोर्स है, वो सब लोग वहाँ पे गए, उन्होंने सारी फ़ाइलें खंगाल ली। फिर उसके बाद वो बहरी एनक्लेव में आ गए और बहरी एनक्लेव के अंदर भी उन्होंने फ़ाइलें खंगाली। लेकिन वहाँ पे क्या निकलना है, दफ्तर के अंदर तो कोई ऐसी फ़ाइल नहीं होती जी जिसमें ये साबित हो जाए कि 190 मिलियन पाउंड का जो केस था उसके पीछे कौन कौन लोग इन्वॉल्व थे। तो मलिक साहब ने ऐसा तो नहीं दफ्तर के अंदर ये चीज़ें रखी होंगे। सर अगर डील नहीं होती तो कल भी आपने मलिक साहब की एक बड़ी एक्सक्लूसिव ऑडियो सुनाएंगे, आज भी आखिर में सुनाएंगे। कल वाली में सर उन्होंने कहा कि मैंने बहुत कुछ रिकॉर्ड करवाया है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि मलिक रियाज़ साहब की वीडियो आ जाए या फिर वो दुबई में बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दें फौज के खिलाफ? मुमकिन तो है, वैसे मलिक साहब से कोई चीज़ बैद नहीं है। जब वो फैसला कर लेंगे तो कर लेंगे, क्योंकि जब उन्होंने फ़खार मोहम्मद चौधरी साहब के ख़िलाफ़ की थी प्रेस कॉन्फ्रेंस तो बड़ा लोगों ने रोका। आखिरी टाइम पे भी आसिफ अली ज़रदारी साहब उनको रोकते रह गए, लेकिन वो चले गए। कुरान मजीद सामने रख के उन्होंने कह दिया जो कुछ कहना था। तो मलिक साहब से बैद नहीं है। अगर आप उन्हें बहुत ज़्यादा पुश करेंगे और उन्हें महसूस ये होगा कि बस ये जो कुछ होना था हो गया है, तो मेरा ख्याल है वो कुछ करने से बाज नहीं आएंगे। तो वीडियो उन्होंने एक रिकॉर्ड की हुई है, वो मुझे उन्होंने कई बार बताया और करवा के उन्होंने इंग्लैंड में रखी हुई है, और उनका और वकील को कहा हुआ है अगर मुझ कुछ हो जाए तो उसके बाद वीडियो रिलीज़ कर दी जाए। तो अब वो है, उसके अंदर बकौल उनके के सारे रास हैं, हर चीज़ है जो मैंने प्रूफ के साथ उसके अंदर रखा है। पता नहीं, अब अल्लाह बेहतर जानता है कैसा है भी या नहीं है, लेकिन मलिक रियाज़ साहब ने कुछ ना कुछ किया ज़रूर होगा। अब हम आते हैं वो 4 केसेस की तरफ। 4 अहम केसेस हैं। इद्दत में निकाह का फ़ैसला आ जाना है, सुना है 11 बजे के करीब फ़ैसला आ जाएगा क्योंकि ये फ़ैसला महफूज है। फिर साइफ़र केस जो है वो हाई कोर्ट के अंदर चल रहा था, आज उसका फ़ैसला महफूज होना है या फिर उस फैसले ने रिलीज़ होना है। फिर ऑडियो केसेस जो बाबर सत्तार साहब सुन रहे हैं उसकी हेयरिंग है। फिर और इसके साथ साथ जो शायर है अहमद फराद, उनका केस है और इसमें जस्टिस मोहसिन अख्तर कैनी साहब की अदालत में है और उन्होंने सेक्टर कमांडर को तलब कर रखा है और साथ उन्होंने ये कहा कि इसकी लाइव कवरेज होगी, तो हो सकता है लाइव कवरेज भी हो जाए। तो 4 केसेस हैं। मेरा ख्याल है आज ख़बरों का दिन है और बड़ी ख़बरें चलेंगी। तो अब ज़ाहिर है वक्त तो ख़त्म हो गया हमारा, तो मेरी अब आपको हम मलिक रियाज़ साहब की ऑडियो सुनाते हैं, तो आप उस ऑडियो को सुनें और देखें कि मलिक रियाज़ साहब उसके अंदर क्या मैसेज दे रहे हैं। तो मुझे इजाज़त दें, रात 9 बजे आपसे दोबारा मुलाकात होगी। कोई नोटिस नहीं आया। मैं तो क्या जिन्ना मर्जी जुल्म कर लो, असा माफगवा नहीं जो बनना। और ये बगैरती दी जिंदगी तुहानू चाहिदी नहीं। बैरियर टाउन खराब कर देन पे, मुल्क की इकानमी खराब कर देन पे, मुल्क नू खराब कर देन पे, तो अल्लाह ही हाफिज़ है। मैं की कर सकने, असीं दुआ कर सकने, अल्लाह पाक इन्हां नूं अकल दे।